Hello and welcome to Synopsis. I am Krishna. This is lecture for the Hindu and Indian Express in 5 minutes. आज है अप्रैल 20 मंडे। आज दोनों न्यूज़पेपर में देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन कोर्सेज की डिटेल्स आप यहाँ पर Synopsis IAS के पोर्टल्स पे देख सकते हो। लेक्चर्स आर फ्री एट यूट्यूब। 20 अप्रैल को करंट अफेयर्स में, हालांकि ये टर्म कई बार आपने सुनी होगी, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। ऐसा इन्फेक्शन जो आपको हॉस्पिटल से हो सकता है, इसको नोसोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है। देन इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में कुछ चीज़ें जो एक्सप्लेन की जाती हैं उनको हम लोग कई बार इंक्लूड करते हैं। तो एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि देखो, रेपो रेट अभी तक बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता था, लेकिन अब विद टाइम रिवर्स रेपो रेट बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट कैसे कैसे बनता जा रहा है। तो पहले दोनों डेफिनेशंस देखते हैं। रेपो रेट वो होता है जिस रेट पर बैंक आरबीआई से पैसा ले सकते हैं, ठीक है। मतलब आरबीआई बैंकों को पैसा उधार देता है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। ये दोनों ही चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए ही हैं। अभी करंटली ये 4.4% है, नॉट इम्पॉर्टेंट, रटने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है कि बैंक के पास पैसा है एक्स्ट्रा, तो अपना पैसा आरबीआई के पास रख सकते हैं कि भैया ठीक है, हमको इतना इंटरेस्ट रेट आप दे दो। तो आरबीआई ने अभी फ़िलहाल 4% से 3.75% कर दिया। तो नॉर्मली जब भी आपका डिमांड कम होती है या स्लो डाउन होता है तो फिर ये रेपो रेट घटाया जाता है। तो अभी रिवर्स रेपो रेट क्यों घटाया जा रहा है, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि रेपो रेट कैसे काम करता है। देखो, जो नॉर्मल कंडीशंस होती हैं जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, उस टाइम पे क्या होता है, रेपो रेट ही आपका बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट होता है। क्यों होता है? क्योंकि लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पर कोई भी फंड बोरो कर सकता है। सपोज बैंक ने आरबीआई से 4% पे लोन लिया, तो बैंक मतलब ज़ीरो प्रॉफिट पे भी आगे अगर लोन देता है दूसरों को, तो मतलब ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट या फिर फ्लोर रेट या फिर मानक दर होगी कि इतने पे ही आप मिनिमम इंटरेस्ट रेट कंट्री का डिफाइन कर सकते हो। जैसे आपको चाहे वो कुछ आपने ख़रीदा हो या आपने पैसे अपने कहीं पे जमा किए हो, चाहे वो कार लोन हो, हाउस लोन हो या फिर एफडी हो। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, रिसेंटली आप देख रहे हो पिछले कुछ टाइम से इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कम हो रही है, डिमांड साइड रिडक्शंस हैं, लोअर कंजम्पशन डिमांड है। उसकी वजह से क्या है कि जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है बिजनेस, वो लोग नहीं करना चाह रहे हैं, नई नौकरी नहीं जनरेट हो रही हैं। बैंक्स भी थोड़ा रिस्क जोखिम लेने से बच रहे हैं, दे आर रिस्क अवर्स। तो एनपीए बढ़ रहा है, रीज़न ये है इसका। तो बैंक्स क्या है कि ना तो पब्लिक को पैसा देने को उनका मन है, ना ही वो बिजनेस को पैसा देने के इच्छुक हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि बैंक को जब आगे देना नहीं है पैसा, तो उनको आरबीआई से लेना भी नहीं है, तो बैंक की डिमांड भी आरबीआई से घट गई। तो अब बैंक्स के पास हो गई एक्सेस लिक्विडिटी। तो अब बैंक क्या चाहेंगे कि जो ये इनके पास एक्स्ट्रा पैसा है, ठीक है, सपोज वो 10% ले रहे थे किसी बिजनेस से, लेकिन वो रिटर्न ही नहीं कर रहा, तो उससे अच्छा बैंक क्या करेंगे, भैया 10% नहीं, हमको 4% ही दे दो, इतना ही बहुत है, हमको नहीं किसी और को देना, आप हमको ये दे दो सेफ्टी। तो अब आरबीआई ने क्या किया, जब आप इस 4% को कम कर दोगे तो अब बैंक्स के पास अट्रैक्शन कम हो जाएगा, मतलब लेस इंसेंटिव्स होंगे उनके पास कि वो आरबीआई के पास पैसा पार्क करे। तो मजबूरी है बैंक अपने पास रखने से अच्छा कि चलो लोन ही दे दो, 10 लोग नहीं 4 लोग तो पे करेंगे, तो आपका 4% रिकवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिवर्स रेपो रेट आपका जब भी स्लो डाउन होता है तो उस टाइम पे बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट की तरह काम करने लगता है। देन सोशल वैक्सीन क्या होती है, आजकल ये टर्म काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये हिंदू का आर्टिकल है, ऊपर वाला इंडियन एक्सप्रेस का था। तो सोशल वैक्सीन मतलब सोशियो बिहेवियरल चेंजेस आपको करने हैं ऐसी चीज़ के लिए जब आप पब्लिक कॉन्शियसनेस बढ़ाओगे और अनहेल्दी सिचुएशन को आप कंट्रोल करोगे, सोशल मोबिलाइजेशन, सामाजिक लामबंदी के थ्रू। सोशल वैक्सीन क्या होती है, ये आपके ऐसे बैरियर्स या फैसिलिटेटर्स ऑफ बिहेवियरल चेंजेस को उन पर काम करती है, उनको एड्रेस करती है, चाहे वो एटीट्यूडनल हो, ठीक है, अभिवृत्ति वाले हों या सोशो कल्चरल इकोनॉमिक कुछ भी हो। इसको सबसे पहले देखा गया था युगांडा और थाईलैंड में। इन्होंने तब यूज़ किया था जब HIV एड्स पैंडमिक बहुत तेज़ी से फैल रहा था। उसके लिए जो एक ये सॉल्यूशन था HART, HART, तो ये इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था। तब युगांडा और थाईलैंड ने इनको बहुत ही इफेक्टिवली यूज़ किया था, प्रभावी ढंग से, ठीक। और अभी तक भी आप देखो तो HIV एड्स की कोई अच्छी वैक्सीन नहीं है, प्रिवेंटिव वैक्सीन बनाने की कोशिश चल रही है। तो ये चीज़ मैंने क्यों कट की है, ये जस्ट आपको रटना नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे आज चल रहा है ना, ऐसे अर्ली ईयर ऑफ HIV एड्स ये भी ग्लोबल पैनिक का काम करते थे, पता नहीं था क्यों हो रहा है। 1984 तक डायग्नोस्टिक्स टेस्ट भी नहीं होते थे, मतलब डायग्नोस ही नहीं हो पाती थी, ठीक, ट्रीटमेंट था नहीं दवाई का। तो उस टाइम पर डायग्नोसिस ऑफ HIV क्या था, मतलब सीधे किसी का
डेथ हो गई किसी की, तभी पता चलता था कि अच्छा इसको HIV है। तो उस टाइम पे फिर फेयर बढ़ने लगा, तो फिर बहुत सारे इन्फेक्टेड पीपल को घर से निकाल दिया, नौकरियों से निकाल दिया। बाद में बहुत सारी चीज़ें आई थी, वो फंडामेंटल राइट्स में वर्ल्ड वाइड इंक्लूड किए गए, ह्यूमन राइट्स में इंक्लूड किए गए कि HIV पॉजिटिव लोगों को आप ह्यूमन बीइंग ही मानोगे, इक्वली ट्रीट करोगे। बहुत सारे लोगों को केयर से मना कर दिया गया था, स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन और वायलेंसेस बढ़ रहे थे। तो अब ये पैराग्राफ इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हमने बात की थी कि जब हार्ट नहीं आया था, तो हार्ट क्या है, व्हाट इज दिस। हार्ट की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो इसको हम ट्रिपल थेरेपी भी कहते हैं या ट्रिपल ड्रग कॉकटेल। कॉकटेल और मॉकटेल आई थिंक आप जानते ही हो, ठीक है। तो ट्रिपल 3 ड्रग को मिलके कॉकटेल बनाई जाती है हार्ट, ठीक। तो व्हाट इज़ दिस, हार्ट इज़ नथिंग बट एंटी HIV ड्रग मेडिकेशंस हैं। इनको हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स भी कहते हैं, ठीक है। मतलब जो एंटी HIV ड्रग्स हैं उनको ही हम हार्ट कहते हैं। होता क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स क्या होते हैं, A+B। जैसे आपका कॉम्बीफ्लेम है, कॉम्बीफ्लेम क्या है आपका, पैरासीटामोल प्लस एक और चीज़ जो होती है आइबुप्रोफेन जो होती है, उसको मिला के मतलब फीवर भी आपका कम करेगा और बॉडी में किसी ने पीट दिया तो जो दर्द हो रहा है उसको भी कम करेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ड्रग्स होते हैं। मतलब कॉम्बिनेशन ड्रग्स में क्या होता है, एक से ज़्यादा ड्रग्स होते हैं। कॉम्बिनेशन ड्रग्स मेनली होते हैं FDC, फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। तो इसमें क्या होता है, सपोज़ पैरासीटामोल 60% है और फीवर जो ये वाली पेन रिलीफ वाली दवाई 40% है, तो दोनों के घाटे भी हैं आपको। सपोज़ अगर फीवर है तो आप ये क्यों खाओगे, आपको बुखार के लिए जस्ट 20% चाहिए थी, आप 60% दवाई खा ले रहे हो। तो ये सब उसके प्लस माइनस हैं। लेकिन हार्ट थेरेपी में क्या होता है, पॉजिटिव्स क्या है, अगर एक ड्रग A+B+C आपने अगर लगा दिए, ठीक है, एक ड्रग अगर नहीं काम कर रहा है, अनेबल टू सप्रेस एक तरह के वायरल लोड को, तो दूसरे ड्रग या तीसरा ड्रग कोई ना कोई, मतलब इनके चांसेस हैं हाई कि कोई ना कोई कर ही देगा। तो इस तरह से HIV की जो ट्रीटमेंट होती है वो काम किया जाता है। देन पूल टेस्टिंग आप पढ़ रहे हो अभी, यूपी में पूल टेस्टिंग पे काम किया गया और ICMR ने कई स्टेट्स में कहा है कि पूल टेस्टिंग करो। तो व्हाट इज़ दिस, पूल टेस्टिंग में सेम टेस्ट ही होगा, जिस भी टेस्टिंग से आप कर रहे हो उसमें आप पूलिंग करोगे सैंपल्स की। इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सपोज़ ये पर्सन A है, ये पर्सन B है, ये पर्सन C है, ये पर्सन D है और ये E है, ठीक है। आप क्या करोगे, एक तरीका तो है कि इंडिविजुअल टेस्टिंग करते रहो, तो आपको 5 टेस्ट करने हैं। पूल टेस्टिंग में क्या करोगे, आप सबके सैंपल को उठा के एक टेस्ट करोगे। अगर ये टेस्ट नेगेटिव आया, मतलब किसी को वायरस नहीं है, कोई बीमार नहीं है, तो भाई सबकी छुट्टी, आपके 4 टेस्ट बच गए। अगर ये पॉजिटिव आया तो आप उठा के इसमें से फिर 5 के टेस्ट कर लो। इस तरह से पूल टेस्टिंग वर्क करती है। देन जो कंटेम्प्रेरी इबोला के बाद से कई बार न्यूज़ में रही थी, रेमडेसिविर, ये एक ऐसी ड्रग है जिसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये US की एक कंपनी ने बनाई थी। ये मैंने आपको क्यों मेंशन किया टर्म, दिस इज़ इन न्यूज़ हमेशा कंट्रोवर्सी में रहती है, इसलिए ये बताया मैंने आपको। कंपल्सरी लाइसेंसिंग से रिलेटेड इश्यूज़ चलते रहते हैं, तो उन चीज़ों को हम कभी और देखेंगे या मेंशन 300 में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये मेनली इबोला के लिए एक दवाई है। देन मेंस इन 300 टॉपिक्स, लगातार ये चीज़ न्यूज़ में आ रही है ई-लर्निंग के ऊपर। अब जो ई-लर्निंग है ना, ये उन पेजेस में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा स्वॉट एनालिसिस दिया है, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड T मतलब थ्रेट। तो वो ऐसे पेजेस पर कई बार बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं। देन शैडो पैंडमिक बढ़ रहा है, तो इन चीज़ों को हम जल्दी ही कवर करेंगे विद इन 1 वीक। देन कोरोना म्यूज़िक, आई थिंक आपको पता होगा व्हाट इज़ कोरोना म्यूज़िक। कोरोना गो, कुछ लेडीज़ हैं वो बिल्कुल कोरोना भजन गा रही हैं। ऐसे बहुत सारे कोरोना म्यूज़िक लोगों ने बनाए हुए हैं। कोरोना म्यूज़िक जो गो कोरोना, उस पर तो लोगों ने बिल्कुल रिमिक्स बना डाले हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ दिस, मतलब अब इसको आप UPSC अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इमीडिएटली कनेक्ट करती है ऐसी चीज़ें लोगों को। एक कैची ट्यून आपने बनाई है, हमेशा फास्ट स्प्रेड करती है, क्योंकि इसमें इमीडिएट मास कनेक्ट है। जिसको नहीं भी पता था कोरोना का ना, वो उनकी भाई साहब की अठावले साहब की हंसी उड़ाने के लिए उस सॉन्ग को सुनेगा। उन्होंने रिमिक्स बना दिया। अब आजकल पार्टियों में लोग घरों में DJ टाइप बना रहे हैं, ठीक। तो लोगों को पता, एटलीस्ट पीपल नो कि कोरोना को भगाना है। आप चाहे वो हंसी के भगाओ चाहे रो के भगाओ। तो ये एक ईजी कम्युनिकेशन टूल है। हमेशा किसी चीज़ को म्यूज़िक से करो। ऐसा नहीं इंडिया में हो रहा है, जापान में हमने कल देखा था, उन्होंने एक देवी को जोड़ दिया, ठीक है, जो उनकी वो फिश वाली थी। इटली में लोग वहाँ पर गैलरी में खड़े होकर गाने गा रहे हैं, तो लाइक दैट।
देन देर इज़ वन नेगेटिव टर्म दैट इज़ इस्लामोफोबिया। ये आजकल लोगों को फोबिया है जो इस्लाम से है, फियर, हेट्रेड या प्रेजुडाइस अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन या मुस्लिम्स जनरली। मतलब देखोगे, मतलब ये है ना कि मतलब इफ़ समवन इज़ मुस्लिम तो वो जियो पॉलिटिकल फोर्स की तरह काम कर रहे हैं, सोर्स ऑफ टेररिज्म। सी देखो, कुछ लोग हर रीज़न में ख़राब हो सकते हैं, बट इसका मतलब आपको जनरलाइजेशन नहीं करना है। तो व्हाट इज़ दैट कि ज़्यादातर दुनिया में लोग हैं वो पीस लविंग ही होते हैं। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है कि जिस भी कम्युनिटी में प्रॉब्लम है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सारे रिलीजन में कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं। तो उसमें से कुछ लोग जो ख़राब हैं उनको आपको खुद डिस्कार्ड करना पड़ेगा, कुछ लोगों को अच्छा बनना पड़ेगा। बी द चेंज यू वांट टू सी इन अदर्स। ये राम और कलाम का देश है, किसी आतंकवादी का देश नहीं है। तो गंगा जमुनी तहजीब बढ़ाओ और पढ़ते रहो। हैव अ गुड डे, लेकिन साथ में घर में भी रहो।